नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हब में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी का टॉपिक है समास, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं कंपाउंड। तो आज हम जो पढ़ेंगे समास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम समास के बारे में जानते हैं और उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं समास। समास, जो ये समास है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। अगर आपने संधि विच्छेद पढ़ा होगा तो उसमें ये बताया जाता है कि जो माँ है, ठीक है, इसमें जो हलंत लगा हुआ है और बड़ा आ है, दोनों को मिल करके माँ पे बड़ा आ की मात्रा हो जाती है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में किसी वीडियो में कवर करवा देंगे उसको, संधि विच्छेद को। तो जो समास है इसका जो अगर हम तोड़ते हैं तो सम धन आस, ठीक है, सम धन आस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो शब्द, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ दिया है, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ दिया जाए, जोड़ने के बाद या तो वही शब्द प्राप्त हो, ठीक है, या तो वही शब्द प्राप्त हो या कुछ अलग प्राप्त हो, ठीक है, या तो वही शब्द प्राप्त हो या कुछ अलग प्राप्त हो, उसी को ही समास कहा जाता है। ठीक है, वही शब्द प्राप्त हो या कुछ एक नया शब्द प्राप्त हो या कुछ अलग प्राप्त हो, नया शब्द या एक अलग, ठीक है, तो उसी को ही हम समास कहते हैं। समास में क्या होता है कि जब दो शब्दों को मिला दिया जाता है, ठीक है, जब दो शब्दों को जोड़ दिया जाता है, जोड़ने के बाद जो शब्द प्राप्त होता है, जोड़ने के बाद जब दो शब्दों को जोड़ते हैं या दो शब्द दो से अधिक शब्दों को जब मिलाते हैं तो जो एक नया शब्द प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सामासिक पद। सामासिक पद, उसी को क्या कहते हैं, सामासिक पद। समास जो है ये एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है, समास जो है, समास एक प्रोसेस का नाम है, प्रोसेस का नाम है। ये हमें प्रोसेस किया जाता है किसी चीज को, जैसे क्या करते हैं संधि विच्छेद में, संधि करते हैं, विच्छेद करते हैं। ऐसे क्या होता है कि इसमें दो शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाया जाता है, नया शब्द बनाते हैं या तो कोई वही शब्द प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि इसी के लिए कहा जाता है समास एक प्रोसेस का नाम है। जब नए शब्द प्राप्त हो जाते हैं, नए शब्द प्राप्त होने के बाद जो नया शब्द प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, सामासिक पद, ठीक है, सामासिक पद। अब इसमें क्या होता है, जो सामासिक पद होता है इसमें दो पद होते हैं, सामासिक पदों में दो पद होते हैं। ये हमारा एक बेसिक है, ये जान लेंगे तो आपको समास पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। सामासिक पद में पहला पद जो होता है, ठीक है, वो पूर्व पद होता है। पूर्व पद, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद, ठीक है। सामासिक जब पद प्राप्त होगा, ठीक है, अगर उसमें अलग अलग करेंगे तो उसमें एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद, ठीक है। जैसे क्या होता है कि अब इसमें जो होता है पूर्व पद, जब पहला वाला जो होता है, ठीक है, पहला पद जो होता है उसको कहते हैं पूर्व पद, और जो अंतिम वाला होता है, ठीक है, दूसरा पद जो होता है उसको बोलते हैं उत्तर पद। जैसे क्या होता है, जैसे हम एक देख ले हैं, बोलते हैं विद्याधन, विद्याधन, ठीक है, विद्याधन अगर लिखा है तो इसमें जो पहला पद है ये विद्या, ये होगा पूर्व पद, पूर्व पद, और जो ये धन होगा ये होगा उत्तर पद। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये पहला पद है वो आपका पूर्व पद हो गया, दूसरा पद जो हो गया वो उत्तर पद हो गया। इन्हीं दोनों पदों पे आधारित ये समास होता है। इसमें दो तीन चीजें और होती हैं, जैसे होता है उपमान और उपमेय।
उपमान और उपमेय। उपमान उपमेय में होता है कि जब किसी चीज़ की तुलना की जाए, ठीक है, किसी चीज़ की तुलना किसी और से की जाए तो उसमें उपमान और उपमेय होता है। जैसे होता है चंद्रमुख, चंद्रमुख, ठीक है। चंद्रमुख, चंद्रमुख में क्या हो रहा है, जो मुख की तुलना है, ठीक है, मुख की तुलना, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा चंद्र के समान मुख। चंद्र मतलब चंद्रमा के समान, चंद्र के समान मुख। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब किसी चीज़ की तुलना, ठीक है, किसी वस्तु की तुलना किसी और चीज़ से की जाए तो उसमें उपमान और उपमेय होता है, और वो थोड़ा सा जो होता है अच्छे में तुलना की जाती है। क्या होता है कि उपमान उपमेय में इसमें क्या होगा, चंद्रमा जो चंद्र है, ठीक है, चंद्र है ये उपमान है, ठीक है, और ये मुख जो है ये उपमेय है। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जो तुलना जिससे की जाती है, ठीक है, जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, ठीक है, यहाँ पे है जिससे तुलना की जाए वो उपमान है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो होती है उपमेय, ठीक है। तो यहाँ पे चंद्रमा से तुलना की जा रही है तो इसलिए ये चंद्रमा उपमेय है, उपमान है, और मुख की तुलना की जा रही है, ठीक है, मुख की तुलना की जा रही है इसलिए ये उपमेय, ठीक है। जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय हो जाएगा, जिससे की जाए वो उपमान हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें एक चीज़ और आता है, विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य में भी यही होता है कि किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, किसी चीज़ की विशेषता जब हम बताते हैं, ठीक है, तो वो विशेषण और विशेष्य में आता है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पे हम समझाएंगे आपको। जैसे नील कमल, नील कमल, अगर इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, इसमें क्या हो रहा है कि विशेष किसी एक कमल की जो है वो विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, कमल की विशेषता बताई जाती है। कमल तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, नीला होता है, पीला होता है, लाल होता है, ठीक है, तो कमल बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन एक ऐसे रंग की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, तो कैसा रंग, नीला, ठीक है, कमल जो है, जो कमल है वो नीले रंग का है, इसलिए इसमें विशेषता बताई जा रही है, इसलिए विशेषण विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें विशेषण विशेष्य तो हो जाएगा, लेकिन इसमें विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है, ठीक है, तो जो ये नील है पहला वाला ये विशेषण हो जाएगा, और ये जो कमल है ये विशेष हो जाएगा। अब इसको जान लेंगे कि जिससे विशेषता बताई जाती है, ठीक है, जिससे उससे कंपेयर किया जाता है, जिससे विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेषण, ठीक है। जिसकी बताई जाती है, ठीक है, जिसकी बताई जाती है वो होता है विशेष। नीला है जो कमल, मतलब नीले रंग का जो कमल है, ठीक है, वो विशेषता बताई जा रही है कमल की, ठीक है, कमल की विशेषता है, इसलिए कमल विशेष हो गया। किसकी तरह बताई जा रही है कि नीले की तरह है, कि नीला है, इसलिए विशेषण हो गया, ठीक है। इसमें उपमान उपमेय विशेषण विशेष दो तीन चीज़ें ध्यान देनी जरूरी होती है। अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। समास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम धन आस, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ सम धन आस। जब हम फिर क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को हम जब आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो उससे एक नया शब्द प्राप्त होता है, या तो वही शब्द प्राप्त होता है, एक नया शब्द प्राप्त होता है या तो वही शब्द प्राप्त होता है। तो उसी शब्द को, जो नया शब्द प्राप्त होता है, उसी को बोलते हैं सामासिक पद। सामासिक पद
जो होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहला जो पद होता है वो पूर्व पद होता है, दूसरा पद होता है उत्तर पद होता है। जैसे होता है विद्याधन, विद्याधन में पहला पद है जो वो पूर्व पद है और धन जो है वो उत्तर पद है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि उपमान उपमेय में होता है, जैसे हमने बताया था कि चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, तो चंद्रमा के समान जो मुख है उसकी तुलना, जो मुख की तुलना है वो चंद्रमा से की गई, इसलिए जो चंद्र है वो उपमान हो जाएगा और जो मुख है वो उपमेय हो जाएगा। हमने कब बताया, जिससे तुलना की जाए वो उपमान होगा, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय हो जाएगा। फिर विशेषण विशेष में जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष हो जाता है। जिससे विशेष, जिससे मतलब कि बताई जा रही है। ठीक है, जैसे क्या होगा, कमल की विशेषता बताई जा रही है इसलिए कमल विशेष हो गया, लेकिन कमल की विशेषता बताई जा रही है, कमल है क्या, नीले रंग का है। ठीक है, नीले रंग का है तो वो जो रंग है, ठीक है, नीला जो है वो विशेषण हो गया। ठीक है, अब हमने इतने चीज़ें देख लिया। अब इसमें हम देखेंगे कि जो समास होता है, ठीक है, समास के मुख्यतः जो है 4 भेद हैं लेकिन कुल 6 भेद होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, समास में मुख्य 4 भेद हैं और कुल, अगर पूछा जाए मुख्य कितने हैं तो 4 भेद हैं, कुल 6 भेद हैं। ठीक है, वैसे समास के कुल 106 भेद होते हैं, उसे हमें कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतने ही देखना है कि समास में मुख्य 4 भेद हैं और कुल 6 भेद हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे कि ये जो भेद हैं 6 भेद वो हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम 6 में से पहले पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, फिर पढ़ेंगे तत्पुरुष समास, इसके बाद पढ़ेंगे कर्म धारय समास, कर्मधारय समास। चौथा नंबर हो जाएगा आपका, द्विगु समास। द्विगु समास। पांचवा हो जाएगा द्वंद्व समास। और छठा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये जो द्वंद्व लिखा हुआ है, ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि जो दा है वो पूरा है और वा जो है, ठीक है, ये द्वंद्व ऐसे नहीं लिखा जाएगा, द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व। ये जो आपको लग रहा होगा कि ये जो दा है वो पूरा है और वा जो है वो आधा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसका सही से देखा जाए, जो वर्तनी शुद्धि में होता है तो वो ऐसे लिखा होगा, दा वा और आधा ना, फिर आधा दा वा, द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व। तो इस तरीके से ये ध्यान दीजिएगा, वर्तनी शुद्धि में आपका ये पूछा जाता है। पहला हो जाता है अव्ययी भाव समास, फिर आता है तत्पुरुष समास, फिर आता है कर्मधारय समास, फिर आता है द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। यही हमें 6 प्रकार के समास को पढ़ना है। तो इसलिए हमने देख लिया था अभी तक कि जो समास है, समास के कितने भेद थे। तो टोटल हमने दिखाया था कि टोटल 6 भेद थे। ठीक है, समास के कुल जो मुख्य हैं वो 4 भेद हैं और जो टोटल हैं कुल जो है वो 6 भेद हैं। तो पहला जो उसमें था अव्ययी भाव समास। ठीक है, पहला जो था वो था अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास होता क्या है? ठीक है, अव्ययी भाव समास क्या होता है कि जिस समास का पहला पद, ठीक है, इसका परिभाषा जो होता है, जिस समास का पहला पद
हम यहाँ पे भी लिखे हैं, लेकिन इसको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। इसमें मेन परिभाषा जो है, अगर आप देखेंगे बुक कहीं भी उठा के, कि कोई भी बुक उठा के आप देखेंगे, उसमें यही होता है कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान भी हो, ठीक है। जिस समास का पहला पद अव्यय भी हो और प्रधान भी हो, उसी को ही हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब हमें ये तो पता हो जाता है कि प्रधान, ठीक है, हमने बताया भी था कि पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद, तो इसलिए और हमें आया है कि यहाँ पे अव्यय भी हो, ठीक है, पहला पद अव्यय हो। अव्यय होता कौन कौन सा है, ठीक है, अव्यय कौन सा होता है, तो अव्यय का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है अव्यय का मतलब, अव्यय का मतलब ऐसा शब्द, ठीक है, अव्यय का मतलब होता है ऐसा शब्द जिस पर लिंग, वचन, काल, कारक इन सभी का कोई प्रभाव ना पड़े। लिंग का मतलब क्या हो गया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में जैसे मेल फीमेल, पुल्लिंग मेल, स्त्रीलिंग फीमेल, ठीक है, ऐसा वर्ड, ठीक है, ऐसा शब्द जिस पर लिंग, वचन, वचन में क्या हो गया, एक वचन बहुवचन। हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। अगर संस्कृत पढ़ेंगे तो उसमें तीन वचन आएंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें दो ही वचन देखना है, एक वचन और बहुवचन। तो हो गया लिंग, लिंग में हो गया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन हो गया, वचन में क्या हो गया, एक वचन बहुवचन। लिंग वचन हो गया। फिर क्या आता है, काल, ठीक है, काल आता है। तो काल में क्या होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और कारक, इन सभी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, जिस शब्द पे लिंग का, वचन का, काल का और कारक का, इन सभी चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी को बोलते हैं अव्यय, ठीक है, उसी को बोलते हैं अव्यय। अब अव्यय में यही हमें बताया गया कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो, ठीक है। अब यहाँ पे अव्यय का मतलब जब समझ में आएगा तब तो समझ में आएगा कि क्या कहते हैं अव्यय का होता है। तो अव्यय मतलब वही होता है कि जिस पर लिंग, वचन, काल और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी को अव्यय कहते हैं। और जिस अव्ययीभाव समास का जो परिभाषा होता है कि जिसका पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान भी हो, ठीक है, वही प्रधान भी हो। उसी प्रधान का मतलब होता है कि मुखिया, मुखिया का मतलब होता है कि उसी के अनुसार सब कुछ चलता है, ठीक है, उसी के अनुसार सब कुछ चलता है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रधान। तो अब हम इसकी पहचान कैसे करते हैं, ठीक, अव्यय भाव तो हमें पता चल गया कि अब पहला पद जो होता है वो अव्यय भी हो और प्रधान भी हो, तो इसी को अव्ययीभाव समास कहते हैं। लेकिन हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, ठीक है, इसकी पहचान करने के लिए हमें, जैसे क्या होता है कि इसके पहले पद में, ठीक है, जो पहला पद होता है उसमें शुरुआत में क्या होता है, जैसे अनु से शुरुआत हो सकता है, आ से शुरुआत हो सकता है, प्रति से शुरुआत हो सकता है, भर से, यथा, या रिपीटेड वर्ड। रिपीटेड वर्ड का मतलब है पुनरावृत्ति हो रही हो, जिसकी जो वर्ड, ऐसे वर्ड जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, जो बार बार लगातार आ रहे हो, साथ साथ में लगातार आ रहे हो, ठीक है, जैसे रातों रात, दिनों दिन या कानों कान, ठीक है, इस तरीके से जो वर्ड है इसको रिपीटेड वर्ड, ध्यान दीजिएगा, रिपीटेड वर्ड जो दो बार रिपीट हो रहे हो, ऐसे वर्ड को हम क्या करते हैं, अव्ययीभाव समास के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें होगा कि जो, जैसे हम देख लेते हैं, जैसे क्या है, पहला पद अनु लिखा है, ठीक है, अनु, अनु, अनु से क्या बन सकता है, अनु से बन सकता है अनुरूप, अनुरूप, ठीक है। आ से हो सकता है आ जन्म, ठीक है, आ जन्म। प्रति, प्रति है तो इससे हो जाता है प्रति, प्रतिदिन, ठीक है। फिर आता है भर, यहाँ पे लिखा है भर, भर से हो जाएगा भर पेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे था अनु, ठीक है, अनु, अनुरूप, रूप के अनुसार, ठीक है, अनुरूप का मतलब होगा रूप के अनुसार। यहाँ पे आ गया आजन्म, आजन्म मतलब जन्म से ही, ठीक है, जो जन्म से ही हो वही, उसी को बोलते हैं आजन्म। प्रतिदिन, जो डेली का होता है, प्रतिदिन। भर पेट, पेट भर कर, ठीक है, पेट भर कर, इस तरीके से जो आता है उसको बोलते हैं, जैसे यथा, यथा, ठीक है, यथा आ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका आ जाएगा यथा संभव, ठीक है, यथा संभव। या रिपीटेड वर्ड जो हमने बताया था,
तो रात, ये डैश लगेगा, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये डैश जो होता है, ठीक है, द्वंद्व समास में लगता है, ठीक है, द्वंद्व समास में ये डैश लगता है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे हम पढ़ाएंगे जब द्वंद्व समास, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो उसमें क्या होता है कि उसमें रिपीटेड वर्ड नहीं रहते हैं, ठीक है, उसमें अपोजिट वर्ड रहते हैं, अभी आगे आगे चल के हम बताएंगे। तो रातों रात हो गया, दिनों दिन हो गया, दिनों दिन, कानो कान, कानो कान, ये भी कान है, ये भी कान है, बस वो है कानो कान, बोलने का थोड़ा सा अलग तरीका, लेकिन रिपीटेड है, इसीलिए इसको हम इसमें अव्ययी भाव समास में रखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने आपको क्या बताया, एक बार समरी में देख लेते हैं कि अव्ययी भाव समास की जो परिभाषा है कि पहला पद जो होता है अव्यय और प्रधान होता है। अव्यय किसको कहते हैं, जिस पर लिंग, वचन, काल और कारक इन सभी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी को बोलते हैं अव्यय। इसको जो हमारा पहचान है, इसके सब शुरुआत में अनु लगा हो, आ लगा हो, प्रति लगा हो, भर लगा हो, यथा लगा हो और रिपीटेड वर्ड आ रहे हो, ठीक है, इसकी पहचान करने के लिए ये काफ़ी होते हैं। अभी आप इसको एक बार जो हम पढ़ा रहे हैं इसको एक बार पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, इसके बाद हम आपको इसका जो है MCQ कराएंगे, जिससे आप उससे रिवीजन कर सकते हैं और इससे आपका क्लियर भी हो जाएगा। पहले ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है, इसके बाद आप किताब उठाइए, कोई भी बुक उठाइए, इसके बाद जिसमें क्वेश्चन हो हल करिए, आपका ज़रूर सही होगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास जो होता है, ठीक है, इसमें पहला पद जो होता है वो गौड़ होता है, ठीक है, पहला पद गौड़ होता है और दूसरा पद, ठीक है, जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। दूसरा पद या उत्तर पद, ठीक है, उसी को बोलते हैं उत्तर पद, उसी को बोलते हैं दूसरा पद। जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है और पहला पद जो होता है, ठीक है, वो गौड़ होता है। और दोनों पद, ठीक है, दोनों पद जो होते हैं वो किसी ना किसी कारक से जुड़े होते हैं। तत्पुरुष समास में जो दोनों पद होंगे, ठीक है, पहला पद और उत्तर पद, ठीक है, पहला पद और उत्तर पद, वो दोनों किसी न किसी कारक से जुड़े होते हैं, इसलिए इसको तत्पुरुष समास कहा जाता है, ठीक है। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जब इसकी विग्रह किया जाता है, ठीक है, ये जब इसको विग्रह करते हैं इसके बाद ही ये जो कारक होते हैं, जो कारक चिन्ह होते हैं वो विग्रह करने के बाद ही प्राप्त होते हैं, ठीक है, विग्रह करने के बाद ही कारक चिन्ह का जो है वो प्राप्त होता है। इसी से पता चलता है कि कौन सा तत्पुरुष समास है, ठीक है, तत्पुरुष समास में कौन सा तत्पुरुष है, ठीक है, ये भी अभी आगे पढ़ेंगे। पहचान क्या है, पहचान कर है कि वही बताया हमने, विग्रह करने पर कोई ना कोई, ठीक है, कोई ना कोई कारक अवश्य मिलेगा, ठीक है, कोई ना कोई कारक चिन्ह अवश्य मिलेगा। अभी तक हमें ये समझ तो आया कि क्या कहते हैं, इसमें कोई ना कोई कारक चिन्ह होता है, लेकिन कारक होता क्या है, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो हम आपको डिटेल में बता देते हैं, अच्छे से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि तत्पुरुष समास में पहला पद जो होगा गौड़ होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। इसमें दोनों पद होंगे वो किसी न किसी कारक से जुड़े होंगे। अब दोनों पद किसी न किसी कारक से जुड़े होंगे, कारक होता क्या है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास जो होता है, ठीक है, ये इसके 6 भेद हैं, टोटल 6 भेद हैं। अब हम चलिए 6 भेद के देख लेते हैं। वो जो 6 भेद हैं वो कारक ही हैं, ठीक है, वो कारक ही हैं। पहला होता है कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता कारक, फिर कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 6 7 8, ठीक है, 8 हो जाएंगे। तो हमने बताया क्या कि 6 ही कारक होते हैं, ठीक है, जो होते हैं 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के जो होते हैं 6 भेद होते हैं। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो 8 लिखा गया है, तो 6 कैसे हो सकते हैं। तो चलिए अभी पहले हम इसको बता देते हैं, इसके बाद हम बताएंगे कि 6 भेद कैसे होते हैं। तो कर्ता कारक में, ठीक है, क्या होता है, कर्ता ने, ठीक है, इसमें ने लगा हुआ होता है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता में ने लगा होगा, कर्म में को लगा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, इसमें से लगा होता है, इसमें संप्रदान के लिए, ठीक है, के लिए,
संप्रदान में के लिए लगा होगा। अपादान, अपादान मतलब इसमें भी से लगा होगा, ठीक है, से लगा होगा, लेकिन ये अलग होने की स्थिति होगी, अलग होने की स्थिति। ठीक है, हमने इसमें देखा कि से करण में भी लगा है, ठीक है, लेकिन इसमें जो अपादान में लगा हुआ है, ठीक है, अपादान में जो लगा हुआ है वो अलग होने की स्थिति में लगा हुआ है। संबंध, संबंध में क्या होता है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ठीक है, ये सभी जो वर्ड हैं ये बीच में आते हैं, ठीक है, ये आपके कारक हैं, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ठीक है। इसमें अधिकरण में क्या आता है, में, पै, पर, ठीक है, और संबोधन में हो जाता है क्या, हे, भो, अरे, ठीक है, हे, भो या अरे। तो कुल टोटल कितने आए, 8। कर्ता में ने कारक, कर्म में को, करण, से, संप्रदान, के लिए, अपादान, से, फिर संबंध, का, की, के, अधिकरण में पै, पर, संबोधन, हे, भो, अरे, ये अभी आपके कारक हो गए, ठीक है। टोटल 8 प्रकार के दिखे हैं आपको। लेकिन क्या होता है कि जो तत्पुरुष समास में हम जब कर्ता कारक होता है, ठीक है, जो ये कर्ता कारक है और संबोधन, ठीक है, कर्ता कारक और संबोधन कारक, जब इसका हम विग्रह करते हैं तत्पुरुष समास में, तो कर्ता कारक का और संबोधन कारक का, ठीक है, कर्ता कारक का और संबोधन कारक का जो चिन्ह होता है वो दिखाई नहीं देता। कर्ता कारक का और संबोधन कारक का चिन्ह जो है वो दिखाई नहीं देता है, इसीलिए हम इसको 6 भेद मानते हैं, ठीक है, इसके 6 भेद ही मानते हैं। कर्ता और संबोधन को हटा देते हैं क्योंकि इसके जो चिन्ह होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। अगर चिन्ह दिखाई नहीं देंगे तो वो समझ में नहीं आएगा आपको, तो इसीलिए उसको 6 भेद में नहीं रखा जाता है। होता तो ये भी है लेकिन इसको भेद में नहीं रखा जाता है क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, विग्रह करने पर कोई न कोई कारक अवश्य मिलेगा, मिलेगा तो, लेकिन दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसको भेद में नहीं रखा जाता है। अब इसको याद कैसे किया जाता है, याद करने के लिए होता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की स्थिति में, ठीक है, संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, सप्तमी जो होता है, अधिकरण जो होता है, में, पै, पर, संबोधन, हे, भो, अरे, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि इसमें जो, जैसे हम देख लेते हैं कि पहचान तो हो गई, कैसे हो सकता है, जैसे राजपुत्र, ठीक है, जैसे क्या होता है इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, राजपुत्र, ठीक है, तो राजपुत्र तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, ठीक, राजा का पुत्र, ये तो आया आपका तत्पुरुष समास में। राजपुत्र जो लिखा हुआ है वो तत्पुरुष समास में आ जाता है। लेकिन अब अगर ये पूछ ले कि कौन सा तत्पुरुष है, ठीक है, तो कौन सा तत्पुरुष है, तो जब आप इसका विग्रह करेंगे तो आएगा का, यहाँ पे कारक जो आया वो आया का, ठीक है, का कारक आया। तो जब का कारक आया तो का किस में आया हुआ है, संबंध कारक में, ठीक है, संबंध कारक में। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा कारक हो गया, संबंध तत्पुरुष, ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। ये जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो का कारक आया तो इसलिए संबंध तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समास जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक पद होता है विशेषण, दूसरा पद होता है विशेष्य। सबसे पहले ही हमने बताया था विशेषण और विशेष के बारे में, यहाँ पे भी एक बार जान लेते हैं कि विशेषण विशेष्य क्या होता है, ठीक है। एक पद जो होता है वो विशेषण होता है और एक पद विशेष्य होता है। और कर्मधारय समास में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि एक पद विशेषण अवश्य होता है, ठीक है, एक पद विशेषण अवश्य होता है।
एक पद विशेषण अवश्य होगा। कभी कभी क्या होता है कि जो हमने बताया कि एक पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों पद विशेषण हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी दोनों पद विशेषण हो जाते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब विशेषण क्या होता है? विशेषण जो विशेष्य की, ठीक है, विशेषण वही होता है जो विशेष्य की विशेषता बताता है, ठीक है। विशेष्य की विशेषता बताता है। अब विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है। जैसे हमने बताया था नील कमल, ठीक है, नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि नीले जो कमल है, ठीक है, कमल तो बहुत तरीके से होते थे, तो उसमें नील जो कमल है वो नीले रंग का है, तो एक नीले रंग की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो नील जो है, नीला जो है वो विशेषण है। विशेषता किसकी बताई जा रही है? कमल की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए जो कमल है वो विशेष्य है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एक पहचान और भी होती है, जब इसका हम विग्रह करते हैं, ठीक है, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर है जो ये जो होता है ये सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। कर्मधारय समास में जब हम विग्रह करते हैं जिसमें है जो, इस तरीके से जो वर्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे क्या होता है, अभी हमने बताया नील कमल, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। विशेषण विशेष्य है क्योंकि कमल की विशेषता बताई जा रही है, नीला है। इसमें विशेषण कौन सा है? नीला विशेषण है, क्योंकि इसमें कहा गया ना विशेषण क्या है? विशेष्य की विशेषता। कमल की विशेषता कौन बता रहा है? कमल की विशेषता नीला ही बता रहा है ना, कि कमल जो है वो नीला है। अब विशेष्य क्या है कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? कमल की विशेषता बताई जा रही है ना, कि कमल जो है वो नीला है, ठीक है। तो है जो इसमें बहुत ज़्यादा आता है। जैसे तो नीला है जो कंठ, महापुरुष, ठीक है, महापुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, ठीक है, महान है जो पुरुष। इस तरीके से महापुरुष का भी हो जाता है। अब है जो ही हमेशा नहीं लगेगा, ठीक है, ऐसे भी आता है चरण कमल, ठीक है, चरण कमल। तो इसको क्या अब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका विग्रह करेंगे, संधि विच्छेद यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे विग्रह बोला जाएगा। जब विग्रह करेंगे तो चरण के समान, ठीक है, कमल के समान चरण, ठीक है, कमल, कमल के समान चरण, ठीक है, यहाँ पे के समान आया। इस तरीके से हम ध्यान देंगे कि जो विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, यहाँ पे विशेषण विशेष आया क्योंकि जो चरण है, ठीक है, वो कमल के समान है, ठीक है, चरण जो है वो कमल के समान है। तो यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई है? चरण की, ठीक है, चरण की विशेषता बताई जा रही है, कमल के समान है। यहाँ पे ये विशेष हो, ठीक है, यहाँ पे ये विशेष हो जाएगा और यहाँ पे ये विशेषण हो जाएगा, ठीक है। कमल जो है विशेषण हो जाएगा। विशेषता किसकी बताई जा रही है? चरण की, ठीक है, चरण जो है चरण कमल, कमल के समान चरण, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा विशेष, ये हो जाएगा विशेषण, ठीक है। कनक लता, ठीक है, कनक लता, कनक लता, कनक के समान लता, कनक के समान लता, ठीक है। इस तरीके से जो उदाहरण है ये आपके कर्मधारय समास के उदाहरण है। अगर, ठीक है, अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको जैसे यहाँ पे बोला गया था नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ, अगर यहाँ पे ये नीला है जो कंठ अर्थात, ठीक है, अर्थात कोई और अर्थ निकलने लगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अर्थात क्या है? अर्थात यहाँ पे भगवान शंकर से लिया जाता, ठीक है, यहाँ पे भगवान शंकर से लिया जाता, अगर अलग अर्थ निकलने लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये कर्मधारय समास ना होकर बहुब्रीहि समास हो जाता।
ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा। इसके बाद विशेषण क्या होगा? जो विशेष्य की विशेषता बताता हो। विशेष्य क्या होगा? जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है, वही विशेष हो जाता है। विग्रह करने पर है जो ज़्यादा आता है, या के समान, है जो के समान, ठीक है, ये जो होगा ये ज़्यादा आएगा। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, महापुरुष, महान है जो पुरुष, चरण कमल, कमल के समान चरण, कनक लता, कनक के समान लता, ठीक है, कनक के समान लता। तो ये तो हम आपका हो गया कर्मधारय समास का, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं द्विगु समास के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने 3 समास पढ़ लिए हैं, अब हमारा चौथा जो वो है समास है, वो है द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में पहला पद जो होता है, इसके समस्त जो जितने भी आएंगे, इसमें पहला पद जो होगा, पहला पद जो होगा वो संख्यावाची होगा, संख्यावाची। इसका मतलब जो संख्याओं से शुरू होता है, ठीक है, जो पद जो है वो संख्याओं से शुरू होता है, उसी को ही द्विगु समास कहते हैं। इसकी पहचान भी हमने बताया कि द्विगु समास जो होता है द्वि, ठीक है, द्वि लिखा हुआ है। द्वि मतलब द्वितीय, द्वितीय का मतलब क्या है? एक संख्या है, ठीक है, द्वितीय जो लिखा है वो संख्या है, इसलिए इसको हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं, अपने जहन में रख सकते हैं कि द्विगु, द्विगु मतलब कि जो पहला पद संख्यावाची हो जाएगा, द्विग, द्वि, द्वितीय, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। इसका एक ही है, पहला पद जो होता है वो संख्यावाची विशेषण होगा, ठीक है, संख्यावाची विशेषण होगा, ठीक है। जैसे चौराहा, चौराहा क्या हो जाएगा? 4 राहों का समूह, ठीक है, 4 राहों का समूह। पंचवटी, ठीक है, 5 वटों का समूह, वटों मतलब वृक्षों का, वटों का समूह। फिर चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 भुजाओं, ठीक है, 4 भुजाओं वाला, ठीक है, चतुर्भुज, ठीक है। इस तरीके से जो होगा चौराहा, पंचवटी, चतुर्भुज, और होते हैं आपके नवरात्रि, नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह, ठीक है, नवरात्रियों का समूह। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। तो जिसमें क्या होता है कि पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो जाएगा वो आपका आ जाएगा इसमें द्विगु समास में। यहाँ पे एक चीज़ और हो जाता है, जैसे क्या होता है दशानन, ठीक है, दशानन। अब दशानन कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, ठीक है, कुछ जो एक्सेप्शन केस होते हैं जो एक ही हो सकते हैं या बहुत ही रेयर केस में हो सकते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे कुछ भगवान के भी जो दिए जाते हैं उदाहरण, उसमें अगर कोई भगवान का उदाहरण दिया जा रहा हो तो वो द्विगु समास में ना होके, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, किसी भगवान का, किसी महापुरुष का जो उदाहरण दिया जा रहा हो, ठीक है, वो द्विगु समास में ना होके वो बहुब्रीहि समास में चला जाता है, ठीक है। जैसे दशानन है, ठीक है, दशानन जो हमारे यहाँ पे जाना जाता है, दशानन मतलब 10 हैं आनंद, जिसके जिसके 10 सिर हों, ठीक है, जिसके 10 सिर हों। तो 10 सिर यहाँ पे पहले आया 10, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर ये ध्यान देंगे तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये दशानन कहा किसको जा रहा है, इसका एक अलग अभिप्राय निकल रहा है ना दशानन का। तो दशानन रावण को कहा जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन देख लीजिएगा, जिसमें भगवान का आ जाता है, ठीक है, भगवान का भी आ जाता है। जैसे
अब हम देखते हैं पांचवा क्या आ जाता है। पांचवा हो जाता है द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद, जो दोनों पद होते हैं, दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद क्या होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद होते हैं प्रधान। इसका एक और ध्यान दीजिएगा, जो इसका उदाहरण है, ठीक है, इसको हम पहचानने का ट्रिक बता रहे हैं कि जब दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें हाइफन लगा होता है बीच में। ठीक है, हाइफन लगा होता है। और ठीक है, और इसका एक ट्रिक है कि क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है कि अपोजिट वर्ड होते हैं। ठीक है, अपोजिट वर्ड, जो वर्ड होंगे वो अपोजिट वर्ड होंगे, विलोम शब्द होंगे, उल्टा होगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, माता पिता, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, और बड़ा छोटा, रात दिन, हवा पानी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, द्वंद्व समास में हाइफन लगा होगा बीच में। ठीक है, और जो क्या होगा उसका एक और होता है कि दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं। माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, भाई भी प्रधान है। प्रधान मतलब क्या होता है कि मुख्य। ठीक है, ये भी मुख्य है, माता भी मुख्य है, पिता भी मुख्य है अपने पे दर पे, भाई भी मुख्य है, बहन भी मुख्य है। तो जो वर्ड होंगे वो प्रधान होंगे, दोनों के बीच में हाइफन लगा होगा। ठीक है, हाइफन लगना जरूरी होता है। इसके बाद अपोजिट वर्ड होंगे। ठीक है, अपोजिट भी वर्ड होते हैं, जरूरी नहीं कि अपोजिट ही है, लेकिन ज़्यादातर अपोजिट वर्ड होते हैं। ये हम बता रहे हैं कि वो जो समास होंगे वो द्वंद्व समास में आएंगे। इसका सबसे आसान तरीका यही होता है कि हाइफन लगा होगा, अपोजिट ध्यान दीजिएगा, और जो दोनों पद होंगे वो प्रधान हो जाएंगे। ठीक है, इसका ये तरीका है नोट याद करने का। अब चलिए हम देख लेते हैं एक और समास जो बच जाता है हमारा, कर्मधारय समास। माफ करिएगा, कर्मधारय बहुब्रीहि समास। ठीक, कर्मधारय समास तुम्हारा हो गया है। बहुब्रीहि समास छठा जो हो जाता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होगा, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, कोई भी पद जो होता है वो प्रधान नहीं होता। कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कुछ अलग ही अर्थ निकलता है। ठीक है, जो कहा जाता है उससे कुछ अलग ही अर्थ निकले। ठीक है, तो वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। अभी हमने कुछ उदाहरण पहले से ही बताए थे, लेकिन अभी और बता देते हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, ठीक है, एक अलग अर्थ दे रहा हो। ठीक है, एक अलग अर्थ दे रहा हो, वो होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास वही होता है। जैसे क्या होता है, अब हम देख लेते हैं लंबोदर। लंबोदर, लंबोदर को क्या लिखेंगे, लंबा है जिसका उदर। उदर, ठीक है, अर्थात गणेश। ठीक है, गणेश, यहाँ पे लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश। लंबोदर लिखा है। ठीक है, लंबोदर लिखा है, तो आप यह ध्यान दीजिएगा, इसको जब विग्रह करेंगे तो इसका जो अर्थ निकलेगा, ठीक है, वो कोई और अर्थ निकल रहा हो। इसका जब विग्रह कर रहे हैं तो लंबा है जिसका उदर, ये निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है कि किसका उदर लंबा है, तो ये हो जाता है गणेश का। ठीक है, उदर का मतलब कुछ लोग सूंड लगाते हैं, कुछ लोग पेट लगाते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर लगाया जाता है उदर का मतलब पेट ही होता है। ठीक है, फिर नीलकंठ।
नीलकंठ, अभी हमने बताया था नीलकंठ में, नीलकंठ यहाँ पे जो यूज होगा, ठीक है, नीला है जो कंठ, है जो कंठ या जिसका कंठ, ठीक है जो वहां पे भी आया था, लेकिन क्या हुआ कि वहां पे उसका अर्थ नहीं बदल रहा था, ठीक है, कोई और अर्थ नहीं निकल रहा था। यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीला है जो कंठ अर्थात महादेव या भगवान शंकर, ठीक है, भगवान शंकर इनको कहा जाता है। पीतांबर, ठीक है, पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, ठीक है, पीतांबर। फिर हो जाता है दशानन, 10 है आनंद इसके अर्थात क्या हो जाएगा, रावण, ठीक है, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। मृगेंद्र, ठीक है, मृगेंद्र, मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, ठीक है, मृगों का इंद्र अर्थात इंद्र, ठीक है, इंद्र, ठीक है, मृगों का इंद्र अर्थात इंद्र, माफ करिएगा यहाँ पे इंद्र नहीं हो जाएगा, मृगों का इंद्र अर्थात क्या हो जाएगा, सिंह, ठीक है, सिंह। मृगेंद्र किसको कहा जाता है, सिंह को कहा जाता है मृगेंद्र, ठीक है। इस तरीके से बहुब्रीहि समास का जो ये उदाहरण हुआ, बहुब्रीहि समास में क्या हो जाएगा कि जो कोई भी पद होगा वो प्रधान नहीं होगा, ठीक है, जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो और एक अलग अर्थ दे रहा हो, ठीक है, उसका अलग अर्थ दे रहा हो, तो वो हो जाता है बहुब्रीहि समास। जैसे लंबोदर, नीलकंठ, पीतांबर, दशानन, मृगेंद्र और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो अभी हमने आपको समझाने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए हमने पूरा क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक MCQ बेस्ड जो आपका प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, ठीक है, उसको प्रैक्टिस के तौर पे हम आपको करवाएंगे, जिससे आपका एक क्वेश्चन जो है ये इसका पूरा क्लियर हो जाए। जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए भी होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर में आए होंगे, उसको हम लेके आएंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन इससे ना छूटे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हम कब आपको ये MCQ करवा रहे हैं।